द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और आर्टिकल क्या कह रहा है इसको समझते हैं। व्हाट डज आरबीआईज $5 बिलियन रुपी स्वैप मीन। हाल ही में सारे न्यूज़पेपर में, सारे न्यूज़ चैनल में एक न्यूज़ फैल रही थी वायरस की तरह कि आरबीआई ने क्या किया है, डॉलर रुपी स्वैप किया है, कितना, $5 बिलियन का। तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये डॉलर रुपी स्वैप है क्या। भाई इसको धीमा कर दो, बंदी कर दो आज। तो चलिए देखते हैं कि डॉलर रुपी स्वैप है क्या और क्यों ज़रूरी है, क्या है, देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, आरबीआई कंडक्टेड अ $5 मिलियन रुपी स्वैप, या डॉलर रुपी स्वैप इसमें नहीं लिखा है खैर। तो अभी क्या हुआ है, आरबीआई ने हाल ही में डॉलर रुपी स्वैप किया है। हम इस न्यूज़ में इसके सारे एस्पेक्ट्स को, सारे डायमेंशंस को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर डॉलर रुपी स्वैप होता क्या है। आगे देखते हैं। स्वैप ऑक्शन एज पार्ट ऑफ इट्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव। देखिए आरबीआई ने डॉलर रुपी स्वैप किया है अपने एक किसके तहत, लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव के तहत। हाल ही में आरबीआई ने डॉलर रुपी स्वैप किया है। तो चलिए समझते हैं कि ये डॉलर रुपी स्वैप क्या है, लेकिन उसके पहले थोड़ा बेसिक जानना ज़रूरी है। और उस बेसिक में सबसे पहले हम इस वर्ड का, इस 2-3 वर्ड का मतलब समझते हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव क्या है। सबसे पहली चीज़ है, ये एक प्रकार का सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। ये कुछ विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके द्वारा आरबीआई लिक्विडिटी मैनेजमेंट करता है, उनका सेट है। आगे देखते हैं। सेंट्रल बैंक फॉलोज एंड स्टीयरिंग द अमाउंट ऑफ बैंक रिजर्व इन ऑर्डर टू कंट्रोल देयर प्राइस। देखिए इसका इस्तेमाल, लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव का इस्तेमाल, या फिर हम कहें सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल, सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस लिए करता है, बैंक रिजर्व को कंट्रोल करने में करता है। बैंक रिजर्व क्या होता है, जो बैंक के पास रिजर्व होता है, धन होता है, पैसा होता है, उसी को बोलते हैं बैंक रिजर्व। उस बैंक का, हमारे देश में हमारा बैंक है एसबीआई, और बैंकों का बैंक कौन है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक जो भारत का है, वो भारत में जो बैंकों के पास कितना रिजर्व रही चाहिए, मतलब ज़रूरी है कितना होना चाहिए, इसको कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक। किसके द्वारा, अपने लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव के द्वारा, विथ इट्स अल्टीमेट गोल प्राइस स्टेबिलिटी। विशेष तौर पर केंद्रीय बैंक जो इस प्रकार का लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव करता है, इसका जो प्राथमिक गोल है वो क्या है, वो प्राइस स्टेबिलिटी है। अगर किसी प्रकार की इन्फ्लेशन या प्राइस इनस्टेबिलिटी आती है तो बेसिकली सेंट्रल बैंक अपने लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव का प्रयोग करता है, और उसके द्वारा अगर आप देखोगे कि प्राइस किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो क्या करेगा, तो आप देखोगे कि ये लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास करेगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो लिक्विडिटी हटाने का प्रयास करेगा, मतलब मार्केट से मनी खींचने का प्रयास करेगा। और अगर प्राइस कम हो रहा है तो कुछ इन्फ्लेशन ज़रूरी होती है प्रोडक्शन के लिए, तभी जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी उत्पादक हैं, वो प्रोत्साहित होते हैं अधिक से अधिक प्रोडक्शन के लिए। इसलिए अगर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो उसके माध्यम से भी केंद्रीय बैंक क्या करती है, बैंक रिजर्व को रेगुलेट करती है। आगे देखते हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव इज अ टूल यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी बाय द आरबीआई। लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव क्या है, इज अ टूल, एक प्रकार का उपकरण है, टूल है, जिसका प्रयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में या मौद्रिक नीति में करती है। मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वो नीति है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल जो बैंक है वो मार्केट में मनी सप्लाई को नियंत्रित करती है, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, मार्केट से क्या करेगी, मुद्रा को खींच लेगी। अगर महंगाई कम है तो कुछ इन्फ्लेशन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है तो क्या करेगी, जो मनी है उसकी सप्लाई बढ़ा देगी। आगे देखते हैं। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स अंडर दिस फ्रेमवर्क आर, कह रहा है कि जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत कई इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका प्रयोग करके आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज करती है, जिसमें पहला है रिवर रेपो, रेपो और रिवर्स रेपो ऑक्शन। रेपो क्या होता है, वो रेट जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, धन देती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो रेट जिस पर आरबीआई
कॉमर्शियल बैंक से धन लेती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आगे देखें, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? ये एक प्रकार का इमरजेंसी प्रोविज़न है। जब कभी बैंकों के पास धन कम हो जाता है, उनके पास लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो क्या होता है, आरबीआई बैंकों को एक अल्पकालीन सुविधा प्रदान करता है। वो अल्पकालीन सुविधा क्या है? आरबीआई कहता है बैंकों से कि आप अपने एनडीटीएल के आधार पर 24 घंटे के लिए, ओवरनाइट अवधि के लिए अपने एनडीटीएल का 1% हमसे लोन ले सकते हो। तो उसी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तीसरा क्या है? अब कैसे लिक्विडिटी मैनेजमेंट करती है आरबीआई? फॉरेक्स स्वैप से, यानी जो फॉरेक्स स्वैप मतलब कि जो भी फॉरेन रिजर्व है उसको कभी कभी फॉरेक्स किसी विदेशी मुद्रा को मार्केट में उतारना, कभी उसको खींच लेना, इसी को बोलते हैं फॉरेक्स स्वैप्स। तो हमारे लिए अभी तो इसी को पढ़ना ज़रूरी है, बाकी दोनों चीज़ों को हमने कल वाली करंट में विस्तार से चर्चा किया था। तो अगर आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या एमएसएफ पढ़ना है तो आप कल की करंट की वीडियो चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन है क्या? ये एक प्रकार का विदेशी मुद्रा उपकरण है आरबीआई का, यानी फॉरेक्स टूल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल बैंक यूजेस इट्स करेंसी टू बाय अनदर करेंसी और वाइस वर्सा। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ये है क्या, डॉलर रुपी स्वैप का क्या होता है कि जो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है वो किसी विदेशी मुद्रा को खरीदने का प्रयास करता है, साथ ही साथ इसका वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी होता है कि कभी कभी उसको बेचता भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आरबीआई डॉलर को खरीदता है, डॉलर को मार्केट से उठाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको बोलेंगे डॉलर रुपी स्वैप। इसी प्रकार आरबीआई ने डॉलर को उठाया है, फिर अगर आरबीआई सप्लाई बढ़ा दे तो इसी को हम बोलते हैं डॉलर रुपी स्वैप। चलिए आगे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। डॉलर रुपी स्वैप, बाय सेल स्वैप, ये है क्या? देखिए इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला, जब आरबीआई पहले खरीदेगा और बाद में बेचेगा। दूसरा क्या है? पहले बेचेगा फिर खरीदेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सेंट्रल बैंक बायस डॉलर्स फ्रॉम बैंक्स इन एक्सचेंज फॉर इंडियन रुपीस। कह रहा है कि केंद्र जो केंद्रीय बैंक है वो डॉलर खरीदता है किससे? बैंक से, इन एक्सचेंज फॉर इंडियन रुपीस। यहां पर केंद्रीय बैंक से डॉलर खरीद रहा है। अब जब केंद्रीय बैंक, ऐसे एक एग्जांपल के तौर पर समझो, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई से या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डॉलर खरीद रहा है, तो पैसा देगा खरीदने के लिए आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इससे अब वो लोन अधिक देंगे और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी। आगे देखते हैं। Immediately gets into an opposite deal with banks promising to sell dollars at a later date। देखिए, अब जैसे ही आरबीआई ने सेंट्रल बैंक बायस डॉलर फ्रॉम बैंक्स इन एक्सचेंज, देखिए जब सेंट्रल बैंक ने बैंक से डॉलर को खरीदा तो क्या हुआ? पैसा दे दिया। साथ ही साथ तुरंत एक इमीडिएटली आप देखोगे कि अपोजिट डील भी हो जाती है सेंट्रल बैंक और बैंक्स के बीच में, जिसमें केंद्रीय बैंक ये कहता है कि हम बहुत जल्द फिर से क्या करेंगे, इन डॉलर को आपको बेच देंगे। तो देखिए हो क्या रहा है कि केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक पहले डॉलर खरीद रही है फिर बेच रही है। अब खरीद कर बेचना या बेच कर खरीदना, इसी को बोला जाता है डॉलर रुपी स्वैप। जब यहाँ पर आपने देखा कि सेंट्रल बैंक ने बैंक से डॉलर को खरीदा तो सेंट्रल बैंक ने बैंक्स को पैसा दिया, बैंक के पास मनी सप्लाई बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ गई। अब वो बैंक पब्लिक को अधिक से अधिक लोन देंगे, पब्लिक अधिक से अधिक लोन लेगी। अगर पब्लिक लोन लेगी तो पब्लिक लोन लेकर क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट करेगी या कुछ खरीदेगी। अब इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, इससे फिर मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। तो ये भी एक प्रकार का टूल है। आगे देखते हैं। अब हम उल्टा पढ़ लेते हैं। डॉलर रुपी सेल एंड बाय स्वैप। सेंट्रल बैंक सेल्स डॉलर। अभी जो बैंक ने किया है, अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, जिस कारण ये न्यूज़ है, वो बी वाला किया है। क्या किया है कि बैंक्स को डॉलर बेच दिया है। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई एसबीआई को डॉलर बेचेगा तो डॉलर किसके पास जा रहे हैं? एसबीआई के पास। उसके बदले में पैसा किसके पास आ रहा है? आरबीआई के पास। सक्स आउट एन इक्विवेलेंट अमाउंट इन रुपीज़। अगर आरबीआई डॉलर बेच रहा है, डॉलर एसबीआई खरीद रहा है, डॉलर एसबीआई के पास जाएंगे और जितने में एसबीआई खरीदेगा वो पैसा आरबीआई के पास आएगा।
इससे क्या होगा, इससे आरबीआई देखोगे कि मनी को या रुपीस को मार्केट से खींच रहा है, रिड्यूसिंग द रुपी लिक्विडिटी इन द सिस्टम। इसके माध्यम से आरबीआई क्या करने का भी प्रयास कर रहा है, लिक्विडिटी को, मार्केट से लिक्विडिटी को कम करने का प्रयास कर रहा है। आरबीआई डॉलर को बैंक्स को बेच रहा है, बैंक से पैसा खींच ले रहा है, शक कर ले रहा है। इससे क्या होगा, बैंक अब पब्लिक को लोन कम दे पाएंगे। तो जो महंगाई इस टाइम देखने को मिल रहा है, चाहे वो यूक्रेन और रूस के वॉर के कारण हो या अन्य कारण हो, वो कंट्रोल हो जाएगी। आगे देखते हैं, रिस्क देखते हैं इसमें कितना है। नो एक्सचेंज रेट और अदर मार्केट रिस्क एट ट्रांजेक्शन टर्म्स आर सेट इन एडवांस। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस डील में डॉलर रुपी स्वैप में किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं है। अब बात आती है कि क्यों रिस्क नहीं है, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो पहले से ही निर्धारित कर लिए गए हैं, पूर्व निर्धारित कर लिए गए हैं। आगे देखते हैं। अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। जो आरबीआई ने अभी क्या किया है कि $5 बिलियन आप देखोगे कि वो बैंक्स को दे दिया है, बैंक्स को बेच दिया है और बैंक्स ने उसको खरीद लिया और पैसा आरबीआई के पास आ गया है। आरबीआई ने मार्केट से लिक्विडिटी को खींच लिया है। तो चलिए देखते हैं। पहली चीज क्या की, इंपैक्ट ऑफ द स्वैप, रिड्यूसिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को, तरलता को, मनी सप्लाई को कम कर दिया है। किसने? आरबीआई ने। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। आप लगातार न्यूज में देख रहे हो कि बार बार न्यूज आती है कि डॉलर के तुलना में भारतीय रुपए गिर रहा है। अभी जो लगभग कीमत चल रही थी वो चल रही थी $1 की कितनी, 77 रुपीज। अब इससे होता क्या है, इससे समस्या आती है कि भारतीय मुद्रा का परफॉर्मेंस लगातार गिर रहा है, डॉलर की तुलना में कमजोर हो रही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इंडियन मनी की सप्लाई ज्यादा है, डॉलर की कम है। तो इसका मतलब यह हुआ, अब आरबीआई क्या कर रहा है, अपने फॉरेक्स से या विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर को मार्केट में रिलीज कर रहा है और मनी को खींच रहा है। तो आरबीआई पैसे की सप्लाई को, रुपीस को, इंडियन रुपीस की सप्लाई को कम कर रहा है और डॉलर की सप्लाई को बढ़ा रहा है। अब आप देखोगे कि थोड़ा बहुत जो रुपए गिर रहा था, अब रुपए इसके कारण मजबूत हो गया। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो गई है और डॉलर बढ़ा दिया गया है। आगे देखते हैं, इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल। आप देख रहे हो कि रूस यूक्रेन वॉर भी चल रहा है और भी कई कारण से इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, महंगाई देखने को मिल रही है। ये महंगाई सामान्य तौर पर क्रूड ऑयल के कारण होती है। क्यों? क्योंकि अगर डॉलर महंगा हो जाए, यानी अभी हमको 77 रुपये देकर $1 खरीदना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब हम अगर $1 होता कितने का, 50 रुपये का, तो हमारे लिए क्रूड ऑयल सस्ता पड़ता, क्योंकि हम जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं उसका पेमेंट डॉलर में करते हैं। लेकिन अभी रुपए लगातार कमजोर हो रहा है, तो हमारे लिए क्या हो रहा है कि क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया। पहले हम खरीदते थे, $1 अगर पेमेंट करना है तो हमको 50 रुपये खर्चा करने पड़ते थे, अभी 27 रुपये ज़्यादा 77 रुपये खर्चे करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कारण भारत में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन और परिवहन महंगा हो जाएगा। जब परिवहन महंगा हो जाएगा तो हर चीज़ के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो इसके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। कैसे? जैसे मैंने बताया कि अगर डॉलर की सप्लाई क्या कर दी है, बढ़ा दी है, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। दूसरी साइड रुपये की सप्लाई कम कर दी है, तो जिस चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है उसके जो मूल्य में लगातार गिरावट होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है, इसलिए डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो फिर हमको जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत अधिक पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी। क्रूड ऑयल हमको सस्ता मिलेगा। क्रूड ऑयल सस्ता मिलेगा तो हमारे देश में इन्फ्लेशन नहीं देखने को